इस वार्ता जो आज हो रही है, ये हमारे नेता जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने जो एनडीए के 4 बड़े नेताओं पे, जिन लोगों ने पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के लिए ये प्रेस वार्ता की गई है। और उन्हीं के सारे कच्चे चिट्ठे हमारे नेता ने जो बड़ी मेहनत कर करके उजागर किया है और समाज को बताने का काम कर रहे हैं, उसी में हम लोग भी एक कड़ी के रूप में प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक करेंगे। थैंक यू। सर, जो एनडीए ने खुलासा किया है प्रशांत किशोर जी, संजय जायसवाल को लेकर और सम्राट चौधरी को लेकर और फिर आपको अशोक चौधरी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू तो आप जैसे दिलीप जायसवाल से चलिए। दिलीप जायसवाल जी ने हमारे नेता पे कटाक्ष बहुत किया था कि पैसा किशोर हैं। शायद उनको पता नहीं था कि समय बदलता रहता है। शायद हमारे नेता की गहराई के बारे में उनको पता नहीं था। उनको ये कम से कम सोच लेना चाहिए था कि आज जितने भी टॉप लीडर हिंदुस्तान के हैं, सबकी मदद प्रशांत जी ने किया है। मदद करने वाला बड़ा होता है और पॉलिटिकल मदद करने वाला गुरु होता है। तो जितने भी टॉप नेता हैं, वो सबके एक गुरु के स्वरूप हैं प्रशांत किशोर जी। और संजय जायसवाल जी ने जैसा ये दिलीप जायसवाल जी ने उन पर कटाक्ष किया था, तो उनकी कच्चा चिट्ठा को हम लोगों ने निकाल करके आपके सामने रखा कि एक छोटे से वो क्लर्कियल पद पे थे और क्लर्कियल पद पे से उनकी नीयत गड़बड़ाते एक सिख समुदाय का अल्पसंख्यक का को मर्डर करके साक्ष्य को मिटा दिया गया। और मिटाने के बाद उस सारे कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को हड़प दिया गया। अब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख एक एडमिशन की फी लगती है। तो आप जान लीजिए कि आज तक कितने पैसे का घोटाला हो चुका। और वो विधवा बेचारी जो थी, जब साक्ष्य नहीं मिलने के कारण वो विधवा आकर के प्रशांत जी के यहाँ रो रही थी कि बाबू, हमको आपसे ही न्याय की उम्मीद है। मैं दर दर भटकते भटकते थक गया, कहीं मुझे न्याय नहीं मिली। तब हम लोगों ने उनका कच्चा चिट्ठा निकाला तो मालूम हुआ कि वो मर्डरर भी हैं, वो ब्लैकमेलर भी हैं, वो काला धन भी रखते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पैसा भी फाइनेंस करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के कहने पर, जो बिल्कुल पढ़ने में जो है सो भद्दा कहिए, अनपढ़ कहिए, वो भी जो है सो डॉक्टर और इंजीनियर और क्या क्या नहीं बन गए उस जो है सो दिलीप जायसवाल के कॉलेज से। तो इसको लेकर के हमारे नेता ने, आपने संजय जायसवाल का नाम लिया। संजय जायसवाल जो है सो इतना ज्यादा नीचे स्तर से वो गिरे हुए हैं कि अगर उनकी सभा में, एनडीए की मीटिंग में, चूंकि मैं भी एनडीए में था, आप लोग को पता है, तो तुरंत उसको पूरी पार्टी को छिन्न भिन्न कर देते थे। वो भी मर्डरर हैं, वो भी जमीन हड़पे हैं, वो भी जैसे पेट्रोल पंप पे बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जनता को तो उन्होंने एक तरह से पीस देने का काम किया है। एक वहां पे फ्लाईओवर पुल पास की गई थी बहुत बड़ी, उसको उन्होंने अपने पावर पर, बीजेपी की ताकत पर, बीजेपी के और बड़े नेताओं के बल पर उन्होंने उस ओवरब्रिज को बनने नहीं दिया गया। जैसे रफील एक ओवरब्रिज आपकी बनी है, इसी तरीके से बन रही थी। जब बहुत जनता का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा कि तकनीकी कारण से विभागीय स्तर से पुल बनने में दिक्कत हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये अफसरों को, अफसर, आप जानते हैं सरकार जिसकी होती है अफसर उसी के होते हैं, तो वो अफसरों को ये डरा धमका करके पुल नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि उनके पेट्रोल पंप का जो है सो सेल खत्म हो जाता। और पेट्रोल पंप में बहुत तरह के नाजायज घोटाले भी उनके पकड़े गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो एनडीए के जो नेता हैं, आपने अभी सुना होगा अशोक चौधरी के बारे में, 200 करोड़ ट्रस्ट, एक्स आईपीएस, कुणाल जी की पत्नी, ये सब के नाम पर एक महाघोटाला चल रहा है। तरह तरह की 25 साल की बच्ची को ये देकर के, पैसा देकर के टिकट खरीदी जाती है, उसको संसद में भेज दिया जाता है। ये सब काला धन जैसा बिहार की जनता का पैसा। और हमारे जो एनडीए के मुख्य नेता हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो पूरी तरीके से 2020 के बाद एक तरीके से मेंटली, फिजिकली वो सब अनफिट हो गए हैं। उसी का ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं और फायदा उठाना इन लोगों के नेचर में है। बिहार की जनता, बिहार के लोग किस धारा में बह रहे हैं, किस गरीबी से झेल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो 200 करोड़ अभी तो एक तो छोटा सा उदाहरण है, 500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा, आपको मैं बता रहा हूं। और सूत्र काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सूत्र काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको सामने आएगा। अब सम्राट चौधरी 7वां भी पास नहीं है, वो नाबालिग थे तब उन्होंने मर्डर किया है।
बम मारा है, जेल में नाबालिग को रुझा से जेल से छूटे हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं और सबके सत्ता में रहते हैं। राजद ने भी उनको गले लगाया, जदयू ने भी उनको गले लगाया, बीजेपी वालों ने भी उन्हें गले लगाया। कैसे बड़े नेता हैं भाई, कैसे आप जो है विश्व स्तरीय नेता हैं। नीतीश कुमार जी को 100 नेताओं में जो गिना गया था विश्व के, उसमें नीतीश कुमार का नाम था। आज नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, इस सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और इसका डायरेक्ट असर जनता पे पड़ रहा है, बिहार के लोगों पे पड़ रहा है। आपके विधानसभा रफीगंज से महागठबंधन से भी विधायक रह चुके हैं और एनडीए से भी रह चुके हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से विधायक उद्धवपुर का बनता है तो क्या आप लोग करना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिकता हमारे नेता की नली गली रोड जितना बनना था बन गया, लोगों का आवागमन का साधन हो गया। अभी एक जगह प्रभात पेपर वालों ने ये बनाई थी, प्रेस वार्ता कराई थी, उसमें लोग जो है सो ट्रेन के ठहराव पर चर्चा करने लगे और गली नली पर चर्चा करने लगे। ये मैटर नहीं है, हमारे नेता के पास ये सवाल नहीं है। हमारे नेता की सोच ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। हमारे नेता के पास ये है जो रोजगार के लिए 50 लाख बिहारी जा करके बिहार जैसे स्टेट को अपमानित होना पड़ रहा है, लोगों को बिहारी का करके गाली बक्का जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है और जाते हैं 10-11 हजार की नौकरी मिलती है। अभी मैं बता रहा हूं, मैं गांव में बड़ा पंचर गया था, वहां पर 100 औरतें इकट्ठा थी। हमने 10 जवान लड़कियों से पूछा, कहाँ तुम्हारे हस्बैंड रहते हैं? तो सूरत में। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ रहते हैं? तो सूरत में। देखो, इसमें 12,000 बता रहे हैं देने के लिए, तुम्हारा शौहर कितना भेजता है? बोला 5,000 भेजता है। बोला कि बेचारे खाने पीने में जो है उनका 5,000-6,000 खर्च होता है। ऐसे लोगों की चिंता प्रशांत किशोर को है कि प्लान को रोकें, उन्हें यही रोजगार दें, मैं बच्चों को शिक्षित करूं, मैं बिहार का गौरव लौटाऊं। वास्तव में ये मुद्दा, किसान को हम मजबूत करें, किसान की आय दुगना करें। जो बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम किसान की दुगना आय करके किसान की कमर तोड़ दिया गया। आज आप यहीं पर बगल में देखिए, खाद की हर साल किल्लत होती है, एक किल्लत हम खाद की नहीं दूर कर सके। तो देखिए, कंसेप्ट बिल्कुल साफ है कि बिहार को खुशहाल बनाने में जन सुराज और जन सुराज के नेता प्रशांत जी का जो कुछ भी हो जाए हम लोग करने को तैयार हैं। ये मैटर है, हम लोग बिहार को सुधारेंगे। क्या लग रहा है इस बार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से बदलाव? जी, इस बार बदलाव तो निश्चित ही होगा, क्योंकि जनता को आज तक जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ 30-35 सालों से जनता को बेवकूफी बनाया जा रहा है। उनको सिर्फ 4 किलो अनाज पर और 400 रुपए वृद्धा पेंशन पर आज तक। लेकिन आज नीतीश जी जो हमारे 20 साल से मुख्यमंत्री थे, आज उनको क्या जरूरत पड़ गई कि 1100 वृद्धा पेंशन उन्होंने कर दिया? क्या आज से पहले गरीबी नहीं थी? गरीब लोग तो कल भी थे और आज भी हैं। तो प्रशांत किशोर जी की क्या यही सोचना है कि यहाँ जो हमारे बिहार के लोग हैं उनको उनका गौरव वापस किया जाए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, यहाँ से पलायन को रोका जाए, क्योंकि यही एक माध्यम है कि बिहार का हर परिवार खुशहाल हो सकता है। तो इसलिए रफीगंज की जनता भी एक आस और उम्मीद लगाई हुई है कि रफीगंज में भी कुछ नया बदलाव होगा और उनके भी बच्चों को उनका हक दिया जाएगा। क्या प्रशांत किशोर को वादा कर रहे हैं, वो अगर चुनाव जीतते हैं और गद्दी संभालते हैं तो क्या वादा पूरा होगा या जो अगला लोग कर रहा है उसका करते रहेंगे? देखिए, हम लोग का चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार की जनता का भला हो सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना विधायक बनने आ रहे हैं, ना हमारे नेता मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। उनका बस एक ही सपना है कि बिहार की जो बदहाल स्थिति है, जिस गरीबी में लोग जीने को मजबूर हैं, जो परेशानी में लोग आज के दिन जिंदगी अपना गुजार रहे हैं, उससे वो बाहर निकलें। आज आपके रफीगंज विधानसभा में इतना भ्रष्टाचार है कि ब्लॉक में चले जाइए तो कोई काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा है, अगर आधार कार्ड भी सुधरवाने आप चले जाइए तो उसके लिए भी आपको 500, 1000 और 2000 रुपए देना पड़ रहा है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम तो चुनाव लड़ें, लेकिन जनता के लिए लड़ें, क्योंकि जनता की जो परेशानियां यहाँ पर हैं कि एक गांव में आप चले जाइए तो एक महिला का बस एक ही सवाल होता है कि दीदी कुछ ऐसा कीजिए कि हम दिन का 100 रुपए कमा सकें। जिस परिवार में एक दिन का बच्चा जो है एक दिन में 100 रुपए खा जाता है, उस परिवार की स्थिति क्या है कि वो महिलाएं बोल रही हैं कि हम दिन का 100 रुपए कमाएं।
अलग अलग गांव में चले जाइए तो किसी का वृद्धा पेंशन चालू नहीं है, किसी को जो 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, जो मोदी जी बोलते हैं कि 5 किलो राशन मिलना चाहिए, वो 1 किलो चोरी करके 4 किलो मिल रहा है। तो जिस पब्लिक को, जो पब्लिक आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और उनको कहीं ना कहीं कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। आप नल जल का समस्या ले लीजिए, हर गांव के हर वार्ड की समस्या है। तो जहां पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है तो पब्लिक वहां की एक उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि जन सुराज आएगा तो कुछ तब्दीलियां होंगी और बहुत हद तक होंगी। और प्रशांत किशोर जी का ये वादा है कि हम लोग ये जो 5 बातें जो कर रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा, तो ये जब तक नहीं होगा, इसको बनाने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग इसी तरह मजबूती से काम करेंगे और हर जनता की आवाज बनेंगे और उनको हर सुविधा मुहैया कराएंगे। क्या लग रहा है कि आपका सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार पूरी रूप से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार जो है एकदम चरम पर बना हुआ है, हर जगह कत्ल हो रहा है, लूट हो रहा है, ब्लॉक में लूट हो रहा है, धोखाधड़ी लोगों के साथ हो रहा है। तो इस पर लगाम लगाने का जो काम है वो तो सरकार का है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। आपके यहाँ के विधायक को ही देख लीजिए, आपके विधानसभा में क्या चल रहा है, उनको इन चीजों से कभी मतलब नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं कि हमको टिकट मिल जाए तो हम रफीगंज से चुनाव लड़ जाएं। तो हमारी जब सरकार आएगी तो प्राथमिकता यही होगी कि हर विधानसभा से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। क्या लगता है, आप भी एक महिला हैं, तो आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए सोच ये है कि महिला को सुरक्षा दी जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उनको सामाजिक और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम दावा करते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी ऐसी ऐसी जगहें हैं गांव देहात में जहां बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज तक की व्यवस्था नहीं है। तो जब हमारी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चियों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जाए और अगर उनका जो कौशल, उनका विकास है, उनको हाथ में हुनर दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को खुशहाली की ओर ले जा सकें। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कौन कौन समस्या सबसे ज्यादा मिल रही है? देखिए, क्षेत्र में तो समस्या हर चीज की है। नल जल सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हर जगह मैं जहां भी गई हूं तो हर जगह नल जल का समस्या था। अभी गर्मी में च्यों पंचायत में भिखनपुरा एक गांव है, वहां 3 वार्ड है और तीनों नल जल वहां खराब था। वहां लोगों ने बहुत कोशिश किया, वार्ड मुखिया के थ्रू भी मेहनत कराई गई, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ। हमको कॉल आया, वहां हमने जाकर के ये जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ हमने ज्ञापन सौंपा। एक नल जल वहां चालू कराया गया। वो भी कब कराया गया? 2.5-3 महीना लगातार प्रयास करते हुए, ठेकेदार से लड़ते झगड़ते, यहाँ पर PWD विभाग में औरंगाबाद कंप्लेन हम लोग किए, तब जाकर के किया गया। और आज भी ये समस्याएं हैं, कहीं नल जल मोटर है तो टंकी नहीं है, जहां दोनों है तो पानी नहीं है, जहां पानी है तो पानी ऐसी रोड पर, सड़क पर बह रहा है। तो इसको सुचारू रूप से ढंग से इसको चालू कराया जाए कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश जी जमीनी स्तर का जो ये लोगों को जो मिलना चाहिए सुविधा अगर आप दे रहे हैं तो उसको ढंग से कराया जाए। हर साल 50,000 आता है नल जल का ये रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो कहाँ चला जाता है कि आज भी किसी को पानी मुहैया नहीं हो रहा है। महागठबंधन से उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनकी नाराजगी का फायदा जन सुराज पार्टी को मिलेगा कि एनडीए कैंडिडेट जनता के नाराजगी? देखिए, जहाँ तक आप हमारे वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं तो पिछले 5 महीने में हमने लगभग 250 से 300 गांव घूमे। हर गांव का यही शिकायत है कि इस आदमी को हम लोग ने जिताया, चुनाव के टाइम में आते हैं उसके बाद कभी इनका चेहरा नहीं दिखता है। वादे बहुत सारे किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोग इनसे एकदम त्राहिमाम करें। अपने तो खुशहाल हो गए लेकिन क्षेत्र को बेहाल कर गए। नाम है इनका निहाल, ठीक है। तो इसलिए और इसका जहां तक बेनिफिट है तो इसका बेनिफिट वही उसी पार्टी को मिलेगा जिसका विधायक, जिसका प्रतिनिधि अगले 5 साल तक समाज के बीच में रह करके समाज की मजबूत आवाज बने, समाज के समस्याओं का निदान करे, उसके लिए संघर्ष करे। वरना ऐसे किसी प्रतिनिधि को अगले बार वोट नहीं देने जा रहा कोई आदमी जात पात के बुनियाद पर, ये आप याद रखें।
कौन कौन सा विकास किए हैं निहालुद्दीन साहब? निहाल साहब विकास अपना व्यक्तिगत भी विकास उन्होंने किया है। अपने दो बेटे को दोनों प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि बना करके माल तहसील रहे हैं, यहाँ से पटना पैसा जा रहा है, यही विकास है। आपने बोला कि अभी 250 गाँव को दौरा किए जी। कौन कौन समस्याओं से आप? समस्या तो समस्या का अंबार है सर, समस्या ही समस्या है, लेकिन जो मूलभूत समस्या यहाँ पे सच में पानी का समस्या है, बिजली के ट्रांसफर का समस्या है, उसके बाद भ्रष्टाचार सरेआम है, समस्या ही समस्या है। शिक्षा बिल्कुल चरमरा कर रह गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बिहार जहां पे 15 साल महागठबंधन ने शासन किया और पिछले 20 साल से एनडीए शासन कर रहा है, दोनों एक दूसरे का डर दिखा करके वो बिहार मुद्दा विहीन हो गया था। लेकिन धन्य है, मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करूंगा कि पशान जैसा एक फरिश्ता बिहार को उन्होंने बेच दिया, जो पिछले 3 साल से इस दुर्दशा के दलदल में धंसे हुए बिहार को घूम घूम करके यहाँ जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उन समस्याओं को इन्होंने निकाला। जैसे सबसे बड़ा समस्या जिस पे आज तक किसी पार्टी ने नहीं चर्चा किया था, वो पलायन का मुद्दा इसी प्रशांत किशोर ने निकाला। रोजगार का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा, स्मार्ट मीटर से लोगों को लूटने का मुद्दा, ऐसे ऐसे तमाम मुद्दों को, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच से निकाला और इस पे मजबूत आवाज बनाया। और गांव-गांव, शहर-शहर घूम घूम करके उन्होंने लोगों को सिर्फ यही सचेत किया कि अगली बार आप जब वोट डालें तो अपने बच्चों के नाम पे वोट डालें, शिक्षा के नाम पे वोट डालें, रोजगार के नाम पे वोट डालें। और उनका ये मुद्दा आज के डेट में सारे पार्टी उनके मुद्दों को अपनाया है और उसी मुद्दे पे काम करते हुए प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल को एक्सेप्ट करवा लिया, 125 यूनिट बिजली यूनिट एक्सेप्ट करवा लिया, उसके बाद आपको पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़वा दिया। जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से 1 रुपए नहीं बढ़ाया था, आज नीतीश कुमार को इन्होंने मजबूर कर दिया कि 400 से 1100 रुपए कर दिया। ये तमाम चीजें और भ्रष्टाचार, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार का गढ़ है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि राजद से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कहीं है तो नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग हैं। पूरी तरह से भ्रष्ट है ये। 71,000 करोड़ का अभी सीएजी ने घोषणा की है कि 71,000 करोड़ का इस गरीब बिहार का पैसा लूट करके यही एनडीए के लोग सब अपने अपने खाते में ले गए हैं। और जिसका पर्दाफाश प्रशांत किशोर जैसा बिहार का लाल, बिहार का हीरो ने अभी 4 लोगों को किया है। और इस तरीके से 100 लोगों का लिस्ट तैयार है और प्रशांत ने दावा किया है कि बिहार का एक एक पैसा है, बिहार के लोगों का एक एक लूटा हुआ पैसा इन तमाम भ्रष्ट लोगों से, चाहे वो नेता हो या अफसर हो, एक एक पैसा लूट करके बिहारियों के बीच में लाके बांटेंगे और इन सबको जेल के सलाख में भेजेंगे। ये दृढ़ संकल्प प्रशांत किशोर ने लिया और कोई का मामला नहीं, कोई माई का लाल नहीं। और आप कह रहे थे कि क्या विश्वास है कि प्रशांत किशोर काम करेगा नहीं। ये देखिए, एक कहावत है बहुत पुरानी, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। प्रशांत कल क्या करेगा ये दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर बिहार का कोई भविष्य है, बिहार का कोई उज्जवल भविष्य देश दिला सकता है, बिहार को अगले 10 सालों में विकसित राज्यों में लाके खड़ा कर सकता है, तो कोई दूसरा माई का लाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर है। और यह विश्वास लोगों के, बिहारियों के अंदर में जाग उठा है और यही वजह है कि उनकी सभाओं में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो रही है। यह भीड़ दर्शाता है कि लोग इन दोनों गठबंधनों से त्राहिमाम कर रहे, उब गए हैं। और 68% सर्वे बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के बदले में फिर वही एक विकल्प है, दूसरा कोई नहीं। आप लोग पर एक आरोप लगाया जाता है महागठबंधन के द्वारा कि आप लोग बीजेपी का ही टीम है। अच्छा, मैं आपसे एक मासूम सा सवाल करना चाहता हूं। बीजेपी का बी टीम अगर है ये सगुफा छोड़ा हुआ किसी और का नहीं है, आरजेडी के विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के जरिए छोड़ा गया है। असल देखे कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था, मुसलमानों के जहन में एक डर बैठा दिया गया था, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। और इस डर से आरजेडी 35 सालों से मुसलमानों को वोट कर ठगा, लेकिन विकल्प ना होने की वजह से मुसलमान
कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकता था। जैसी जन स्वराज के शक्ल में आया, प्रशांत ने सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा किया और वो करके भी दिखा रहा है। इसलिए मुसलमान विकल्प मिला, इसलिए उधर भागना शुरू किया। तो इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी का बी टीम है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी एक अधूरा क्लिप चला करके मुसलमानों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको मुसलमानों का कोई काम नहीं। हाँ, जी, पूरा क्लिप हमने चला दिया है। ये इनके आरजेडी का भी चार चरित्र चेहरा ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो मैं इन कमजर्फ लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 2015 में इसी प्रशांत किशोर ने तेजस्वी और लालू और नीतीश का रणनीतिकारी तैयार किया था और बीजेपी को इसी बिहार में हरा करके महागठबंधन का सरकार बनाया था। इसके अलावा आप चले जाइए 2017 में आपको पंजाब में बीजेपी को हरा करके वहां कांग्रेस की सरकार बनाई। आप चले जाइए फिर आपको बहुत चर्चित, ऐसे तो 8 प्रदेशों में बीजेपी को हरा करके इन्होंने सरकार बनाया। और चलिए बहुत चर्चित चुनाव हुआ था 2021 में पश्चिम बंगाल का, जिसको प्रशांत किशोर ने इन्हीं बीजेपी वाले को चैलेंज देकर के बोला था कि 3 ब्रिजेस के अंदर मैं समेट नहीं दिया तो मैं रणनीतिकारी से मैं त्याग पत्र दे दूंगा। और उस बीजेपी को जिसने दावा किया था अब की बार 200 पार, उसको 77 पे बुक करके इनको एनआरसी और सीए का मुद्दा को भी गौण कर दिया, डस्टबिन में डलवा दिया। ये प्रशांत किशोर है। ऐसे कमजर्फ लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई बीजेपी से लड़ता है तो प्रशांत किशोर है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मूर्छित कर दिया, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नंगा कर दिया, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा उजागर कर दिया। और नीतीश कुमार के सबसे चहीते मुबोला बेटा अशोक चौधरी को भी इन्होंने नंगा कर दिया, जिसने 200 करोड़ का घोटाला किया। आज अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर एक हीरो है ये। और सुन लीजिए, प्रशांत किशोर ने फॉर्मूला भी दे दिया है कि 32 का समीकरण एमआई का नहीं चलने वाला है। अगर बीजेपी को हराना है, भगाना है देश से, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पे चल करके वो 32 का फॉर्मूला हटा करके 60 का फॉर्मूला समीकरण लाना होगा। तब बिहार से, और बिहारी से नहीं पूरे भारत से इन बीजेपी या भाजपाइयों को खदेड़ के भगाया जा सकता है, वरना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इसका सूत्रधार अगर कोई है और कोई भगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर, अन्यथा कोई नहीं है। तो बिहार में क्या बदलाव है? जन स्वराज आएगा तो बिहार में आप यकीन जानिए, बिहार में एक एक बिहारी के चेहरे पे खुशहाली होगी, मुस्कुराहट होगी। और बिहार जो आज के डेट में गाली है, अपमान है, हर बिहारी ऐसे कॉलर खड़ा करके शान से बोलेगा कि मैं बिहारी हूं। इसीलिए हमारे पार्टी का भी नारा है, जय बिहार, जय जय।